8 जुलाई 2014 को राज्यसभा में बतौर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट टॉप सीक्रेट है। इस रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा जारी करना राष्ट्र हित में नहीं होगा। हमारे विपक्षी दल अब क्रिएटिव हो रहे हैं, हिंदी में रचनात्मक, लेकिन यह बुकलेट अंग्रेजी में ही हमें मिली है, हो सकता है हिंदी में ना छपी हो। वैसे आज तृणमूल कांग्रेस के नेता काले रंग छोड़कर लाल रंग पर आ गए। कोलकाता की रैली में अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहले वो शारदा घोटाले के काले पैसे का जवाब दें, फिर संसद में काला काला पहनकर जाएं। इससे तृणमूल का काला से रंग उनका लाल हो गया। सांसद लाल रंग की डायरी जैसी कोई चीज ले आए जिस पर सहारा लिखा था। तृणमूल का आरोप था कि सुब्रत राय सहारा की ऐसी कोई डायरी है जिसमें बीजेपी नेताओं के नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी नाम है, जो सार्वजनिक होना चाहिए। संख्या भले कम हो, मगर विपक्षी दल सरकार से ज्यादा विपक्ष में आने के बाद मेहनत करते लग रहे हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्ष सतर्क रहे। अब देखना है कि बीजेपी कैसे उनकी इस नई सतर्कता का मुकाबला करती है। प्राइम टाइम में हम कम ही लोग हैं। निर्जा चौधरी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, रणदीप सुरजेवाला प्रवक्ता कांग्रेस, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब प्रवक्ता बीजेपी। नरसिम्हा राव जी, एक यू टर्न नंबर 23 कांग्रेस के हिसाब से मैं पढ़ दूं कि 29 जून 2011 को बाबा रामदेव का समर्थन करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि 1000 रुपए का नोट बंद हो जाना चाहिए। फिर दिसंबर 2013 को बीजेपी के विजन 2025 का जब दस्तावेज जारी हो रहा था तो उसकी बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा था कि एक सुझाव आया है 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का। हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं और इस पर विचार करना चाहते हैं। और एक नरेंद्र मोदी के ट्वीट का भी इन्होंने दिया है कि नेशन इज फ्यूरियस ओवर ब्लैक मनी, राष्ट्र बहुत गुस्से में है। रामदेव जी 1000 रुपए का नोट बैन करने की बात कर रहे हैं और यह सरकार है कि 25 पैसे की का सिक्का बंद कर रही है। डू द अपोजिट, अंडरस्टैंड द इंटेंशंस। ये मोदी जी ने कहा था कि डू द अपोजिट मतलब 1000 रुपए का नोट बंद करो, चवन्नी नहीं। इस तरह के 23 भांति भांति के आरोप आपकी सरकार पर लगे हैं 6 महीने के पूरे होने के उपलक्ष्य में। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, यू टर्न आप लोग बहुत लेते हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का मैंने भी मेरे हाथ भी एक कॉपी लगी थी इसकी। मैंने सोचा ये बहुत बड़ी एक अच्छी और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट महीनों तक रिसर्च करके यदि रिपोर्ट बनाती है, मैं उम्मीद करता था कि कोई सीरियस रिपोर्ट होगी। ये इसको पढ़ने से आप जर्नलिस्ट से किसी से पूछे, निर्जा जी भी आपके साथ स्टूडियो में है, यदि आप कोई भी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कोई एक सीरियस कोशिश थी। एक लगता है इसमें कई जगह ऐसा लगता है एक बचपना जैसा एक एटीट्यूड दिखता है। ठीक है, और ऐसे इधर उधर से कट पेस्ट करके। एक जगह तो मैं ही बता देता हूं, काले धन वाले कॉलम में प्रकाश जावड़ेकर जी का 2 बार बयान एक ही तरह से एच में भी छप गया है और आई में भी छप गया है। ठीक है, लेकिन 1000 रुपए का नोट बंद करने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का बयान है, ये ट्वीट है, तो 1000 रुपए का नोट बंद नहीं हुआ। और इस पर क्या कोई वित्त मंत्री ने पार्टी को आश्वासन दिया है या कुछ कहा है? नहीं, यदि जो भी सार्वजनिक रूप से पब्लिक स्पेस में है वही है, मेरे पास कोई अलग जानकारी नहीं है। तो अब देखिए हर विषय पर, उससे बड़े बड़े मुद्दे पर हमें बात करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा है। छोटा वाला मुद्दा उठाइए, मेरी गलती है। उन्होंने सीएजी पे भी आपके रुख के बारे में लिखा है। ये इसमें आपने अब देखिए 26 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नेपाल जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर जो 500 और 1000 रुपए के नोट पर जो बैन लगा हुआ था वो हटा लिया गया, और आप बैन की बात करते हैं। तो आप बदल रहे हैं, मतलब ये 23 प्रकार के बदलाव हैं, मतलब इसका एक गंभीर जवाब देना चाहिए। रवीश जी, न परिस्थितियों के आधार पर जब नए जानकारी सामने आता है, सरकार में रहते हुए मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ऐसा कई जानकारियां मिलती है जिसके कारण कोई प्रेस्टीज पर रह के हम कोई अपने वक्तव्य को बदलने में कभी दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है सरकार में रहने की पार्टी की, ये स्टैंड को जनता को संबोधन करने का, जनता को उसका पूरा ब्यौरा देने का और जानकारी देने का। विपक्ष में रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जो कहेंगे आप तो अभी से ही इससे पंखा हाँकने लगे हैं, मतलब सर्दी में भी, लेकिन फिर भी नहीं, यहाँ तो नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक विषय करके चलिए, हम 2 घंटा बात करेंगे इस पे। रणदीप सुरजेवाला जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई गंभीर रिपोर्ट नहीं है। एक तरह से
एक सेंटेंस में ऐड करूं इसमें। हाँ सर। मुझे लगता है सत्तारूढ़ दल का भी ये दायित्व बनता है कि अपोजिशन को सारे जानकारी देने का, बल्कि इसी कुछ काफी विषयों पर आई थिंक मुझे लगता है ये देखने के बाद, क्योंकि हर बार ये बार बार होता रहता है, तो इसलिए जानकारी देने का और कॉन्फिडेंस को लेने का ये जरूरी है। हाँ, जो हमारी सरकार ये काम कर रही है। ठीक है। रणदीप सुरजेवाला जी, अभी आपने सुना जीवीएल नरसिम्हा राव के बारे में, काफी मेहनत की आप लोगों ने, और इतनी हल्की रिपोर्ट क्यों बना दी इतनी मेहनत करने के बाद? रवीश जी, एक हिंदी की कहावत है, गंगा गए तो गंगानाथ दास, जमुना गए तो जमुना दास। और मैं आदर करता हूं नरसिम्हा राव जी का कि उन्होंने तो मान ही लिया कि विपक्ष में जब होते हैं मोदी जी और भाजपा तो वो एक तरह की बात करते हैं और सत्ता में आकर वो बदल जाते हैं। पर प्रश्न 23 या 25 मुद्दों का नहीं, प्रश्न कई महत्वपूर्ण मुद्दों का है जो मोदी जी ने और भाजपा ने सत्ता में आने से पहले रखे। 30 या 40 मिनट में वो नहीं डिस्कस हो सकते। मैं 3 मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, काले धन को लेकर मोदी जी ने ये कहा और उनकी पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने कि 25 से 30 लाख करोड़ काला धन है, वो 100 दिन में वापस लाएंगे। ये भाजपा अध्यक्ष ने कहा। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपया हर भारतीय के खाते में जमा कराएंगे और सारे नाम डिस्क्लोज करेंगे। मन की बात में सत्ता में आने के बाद वो इन चारों बातों से बदल गए और उन्होंने कहा ना मुझे पैसे का पता है कितना है, ना हमने कभी ये वायदा किया कि हम 100 दिन में वापस लाएंगे, ना हम वो नाम डिस्क्लोज करेंगे, उल्टा शपथ पत्र फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। किसान जो 68% देश की आबादी है उनके बारे में मोदी जी ने कहा और भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया कि लागत जमा 50% मुनाफा, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसानों को सत्ता में आने के बाद 50% गेहूं और चावल दोनों पर 50 रुपया मिला। और बासमती जो चावल की फसल है, मैं खुद भी लगाता हूं, एक किसान हूं, 7,000 रुपया यूपीए के सरकार में पिछले साल हमने बेची, इस साल 3200 में बेची। 1121 और 1509 धान जो है 4800 रुपये यूपीए सरकार में बिका, इस साल 2200 रुपये किसान को कीमत मिल नहीं रही। यही कपास की कीमत है जो 6100 रुपए यूपीए सरकार से 4000 रुपए हो गई है। कहां गए मोदी जी के वायदे? यही उनका आर्टिकल 370 पर स्टैंड है। वो सत्ता में आने से पहले और उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा आर्टिकल 370 खत्म करेंगे। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया, उन्होंने कहा कि हम इस पर चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उल्टा सज्जाद लोन और अलगाववादी ताकतों से वो बात कर रहे हैं। पहले वो उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया करते थे। तो किस प्रकार की सरकार ये है? क्या ये नकलची सरकार, यू टर्न सरकार और पलटू मारू सरकार है? जीवीएल, इसमें तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि 44 सीट है, लेकिन उन्होंने 32 पेज का इन्होंने जो ये ब्यौरा तैयार किया है 30, हाँ, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि नंदन नीलेकनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं तब उम्मीदवार के रूप में कि आधार जो है फेल हो गया है, इनको जहां भ्रष्टाचार दिखता है वहीं ये सब चीज करते हैं, और आधार को देखिए आप लोग किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या सही में विपक्ष में रहते हुए आप लोग इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे थे कि अभी कुछ भी कह दो, बाद में सरकार में आने पर देखा जाएगा, जो इसका शायद मकसद है? जीवीएल जी, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा प्राथमिक और प्रमुख चुनावों में मुद्दा था महंगाई को रोकने की। महंगाई की जो दर है, इन्फ्लेशन को काबू पाने के लिए हमारा एक मुख्य मुद्दा था। जैसा आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में लिखा है, उसकी जिगर कहीं नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छा राहत देने में सक्षम हुए हैं जनता को। अंतर्राष्ट्रीय ये 5.5 नहीं ये नहीं, तब यदि आप उसकी बात करें तो सभी विषय में से आज वो दाम बढ़ जाएगा तो आप यही कह के छुटकारा पाएंगे कि वो इंटरनेशनल था, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, सिर्फ इसके लिए अगर वो बढ़ गया 2 रुपए भी तो आप यही कहेंगे। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप फूड इन्फ्लेशन क्यों घटा है? डीरेगुलेशन का विरोध करते रहे। नहीं, आपने बताया नहीं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, ठीक है, आपने किया है। चलिए, फूड इन्फ्लेशन, कांग्रेस पार्टी खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई, मुझे बताने की वो ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं की उनके जो दाम है वो क्यों घटे हैं?
उससे कोई डायरेक्ट हमारे दर्शक ऐसा मानते हैं तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल। हमारे सबसे लेकिन जो बड़ी इसमें चार्ज लगाया हुआ है, उस पे तो कम से कम आप जवाब रवीश जी दीजिए। थोड़ा बोलने दीजिए मुझे, सॉरी, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। सॉरी, जो चार्ज लगाया है उस पे तो आप जवाब दें। हमारी जो प्राथमिक जो प्रॉमिस थी जनता के साथ, महंगाई के दर को रोकने में हम सक्षम हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक विषय है। भ्रष्टाचार, यूपीए के कार्यकाल के 5 साल में तो जिस प्रकार हर सप्ताह एक नया घोटाला होता था, एक नए मंत्री की जानकारी मिलती थी, वैसा पिछले 6 महीने में कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आप ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मुझे अपना राय भी बताने दीजिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की हल्के विषयों पर मैं जवाब नहीं देने के लिए बैठा हूं। मैं दर्शकों से कहूंगा, ठीक 1 साल पहले का मेरा प्रोग्राम निकाल के देख ले कि मैं बहस की शुरुआत कैसे आपसे करता था जब आप विपक्ष में थे। तो विपक्ष को थोड़ा तो इसमें जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने खुद कहा कि महंगाई पे आज ही आपका दाम कम हुआ है, तो इस मामले में इनकी किस्मत खराब है। लेकिन फिर भी नीरजा जी, इस पैम्फलेट से, इस राजनीति से क्या कोई बहस का दायरा बनता है, या सचमुच जो बीजेपी अब कह रही है, अब हकीकत देख रही है कि उसको ये करना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मतलब इन बातों से क्या बहुत ज्यादा इम्तिहान लिया जा सकता है क्या बीजेपी का? देखिए, 6 महीने में पहली बार एक बेजान कांग्रेस में कुछ दम आता दिख रहा है। अच्छा, एक वो विरोधी कैसे, पार्टी के रूप में, क्योंकि देख, विरोधी पार्टी का क्या रोल होता है? जो खामियां नाकामियां, इनको उजागर करना। और इसमें हालांकि बहुत पतला है, नरसिम्हा राव जी माने, ये बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत छोटी किताब है। लेकिन ये तो इन्होंने नारा लगा ही दिया, अब की बार मोदी सरकार का, अब की बार यू टर्न सरकार। यू टर्न पे तो उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जो कि अब कई यू टर्न ऐसे हैं जो कि देखिए, आप ऑपोजिशन में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सरकार में आते हैं तो अपनी मजबूरियां होती हैं, राजकाज चलाना में रहते हुए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन कई चीजें होती हैं, जैसे कि आप सरकार के अंदर आए, एक रियलिटी की का आभास होता है। आपने नेताजी की फाइलें मांगी और वो फाइलें सरकार के अंदर आपको एहसास हुआ कि अगर आप उसको पब्लिक कर देंगे तो कई देशों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है उस हद तक समझ में आती है। लेकिन आर्टिकल 370 ये तो आपका बेसिक मूल मुद्दा रहा है, जिसको हटाने की बात आप करते रहे हैं। उसके बारे में आपने चुप्पी साध ली, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतना है। कम से कम यही कहते कि इसमें अब विश्वास नहीं रहा, जो भी है हकीकत जो है, उस तरह का यू टर्न तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जो आपकी आइडियोलॉजी का कोर हिस्सा है। क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की बड़ी जीत है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को वो है छोड़ कि दिया। मैं कहूंगी, मैं तो मानती हूँ कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की बड़ी जीत है ये, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है कि कोई भी पार्टी कुछ चीजें सीख के छोड़ रही है तो ठीक है, उसको भी नंबर मिलने चाहिए। ठीक बात है। लेकिन जैसे कि काले धन के बारे में भी मोदी जी ने कहा कि हमें सही में मालूम नहीं कितना है, तो ये क्लेम कर लेना कि इतने लाख करोड़, एक्सपर्ट्स मानते हैं 50% ऑफ द जीडीपी है। इससे कोई डिस्कोर्स चेंज होता है क्या? जो एक तरह से एक मजबूत सरकार तो है ना, एक सुरक्षित और बेहद मजबूत सरकार है। ठीक है, अरुण जेटली ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खूब काम करता है, मंत्रियों से खूब काम करवाता है और उसको सारे अधिकारियों के नाम मालूम है। लेकिन इस तरह से मुद्दों को उठाकर विपक्ष अपनी भूमिका कुछ निभा रहा है, भले इनमें से कुछ बातें बीजेपी के हिसाब से ठीक ना है, कुछ बहुत सीरियस है, कुछ उतनी सीरियस नहीं है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं गवर्नेंस के। लेकिन जहां तक पॉपुलैरिटी का सवाल है नरेंद्र मोदी की, उस पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आई है अभी फिलहाल। अगर आप लोगों से बात करिए, कांग्रेसियों से भी बात करिए, उनमें से कई लोग मानते हैं कि ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो रोल है वो है पकड़ना सरकार को, सीधे रास्ते पे रखना, उसकी खामियों को उजागर करना। वो रोल प्ले करना कांग्रेस ने सीरियसली शुरू किया है इससे।